नमस्कार, मैं अविनाश। आप देख रहे हैं आवाज़ सच के तहत तक। मेरे साथ हैं सहयोगी पत्रकार दिनेश जी। दिनेश जी, आपका स्वागत है हमारे ही आवाज़ चैनल में, जो आप भी करते हैं और हम भी करते हैं। आज एक गंभीर विषय की चर्चा के लिए कहीं ना कहीं हम आप मिलके इस चर्चा को शायद आगे बढ़ाएं और ये बताने का प्रयास करें कि जो आज चाइना और ताइवान का जो युद्ध है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार 3 के मुहाने को लेके तैयार है। क्योंकि अभी जो देखा जा रहा था कि रसिया ने यूक्रेन पे, जहाँ से कि महाशक्ति एक जो अमेरिका के विरोध में है और जो यूक्रेन का सपोर्ट है अमेरिका का, कहीं ना कहीं उसी तरह ताइवान पे भी अमेरिका का सपोर्ट है और चीन भी ये करने जा रहा है, जो कि महाशक्ति है, वीटो पावर है उसके पास। तो अगर उसने युद्ध छेड़ दिया तो कहीं ना कहीं दक्षिण एशिया में युद्ध अगर छिड़ा तो वर्ल्ड वार 3 की तरफ ये बढ़ जाएगा। और रसिया ने कहीं ना कहीं ये आज देखा गया कि समर्थन कर दिया खुले रूप से कि मैं चाइना के साथ हूँ। तो क्या हम आप ये मान सकते हैं या आप मान सकते हैं कि वर्ल्ड वार 3 की तरफ कहीं ना कहीं अमेरिका ये चाह रहा है कि युद्ध की स्थिति बनी रहे और उसका जो व्यापार हथियार का है वो बिकता रहे? देखिएगा, जहाँ तक मेरे को लगता है कि अगर बात वर्ल्ड वार थर्ड की है तो उसको हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन जब से न्यूक्लियर पावर हुए हैं तब से वर्ल्ड वार की संभावनाएं ख़त्म हो गई हैं, ये मान के चलिए। और दूसरी इस जो पीछे इंसिडेंट हुआ था रशिया का और यूक्रेन का, और फिलहाल अभी चाइना का और ताइवान का, इससे एक चीज़ तो समझ में आती है हमें कि कहीं ना कहीं जो ये महाशक्तियाँ थीं ये कहीं ना कहीं खोखली भी साबित हो रही हैं। यूक्रेन यूक्रेन रशिया का युद्ध चला, नहीं, लेकिन खोखली आप खोखली कैसे आप साबित करने के लिए खोखली बात कर इसलिए रहे कह रहे हैं? हैं क्योंकि खोखली का कारण ये कह रहा हूँ मैं कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर की राजनीति करते थे। ये दिखाते थे हम वर्ल्ड पावर हैं, हम जिसे चाहें उसे तबाह कर सकते हैं, जिसे चाहें उसे झुका सकते हैं। यूक्रेन रशिया का युद्ध चला, रशिया अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है, लेकिन यूक्रेन ने कहीं ना कहीं उसको दिखाया कि वो दबा नहीं, और वो यूक्रेन को नहीं दबा पाए। हालांकि जिस हिसाब से शस्त्र और हथियारों की बात की जाए या टेक्नोलॉजी की जाए तो रशिया पे थी, लेकिन ये सब दुनिया के सामने दिखा है कि कहीं ना कहीं रशिया इस बात में पीछे रह गई है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रेशर की राजनीति चाइना करता आ रहा था, उसका एक ही था, वो धमकाता रहता था। जब भी देखें वो हमेशा धमकी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भारत उसके बराबर में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, वो उसको भी हमेशा प्रेशर करने की कोशिश करता था। लेकिन कहीं ना कहीं जब पिछले साल लद्दाख का जो केस हुआ था, उस केस के बाद कुछ चीज़ें खुल के आई कि चाइना शायद बोलता ही बोलता है, करता कुछ नहीं है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल मिलता है अब कि इन्होंने अमेरिका को धमकी दी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अगर आपने कदम भी रखा तो हमारी टेरिटरी में हम हमला कर देंगे। लेकिन अमेरिका ने इस चीज़ को सीरियसली लेके बाकायदा, जो पहले जा भी नहीं रहा था ताइवान में, उसका मेन रीज़न था कि वो एशिया पैसिफिक में जाके कुछ देशों में जाना था। हाँ, लेकिन नहीं, उसने ये इसमें मैं ये रुकना चाहूँगा दिनेश जी कि जैसे कि उसने ये कहा कि मैं एशिया के क्षेत्रों में जाऊंगा, कहीं ना कहीं उसका ये नहीं मोटो था कि मैं जाके ताइवान में ही सीधा जाऊंगा। कहीं ना कहीं ये जब चाइना ने अपनी एक ताकत दिखाने की कोशिश की, तो आप क्या ये मानते हैं कि शायद उस ताकत की वजह से उसने अपने आन बान शान को ले लिया कि कहीं ना कहीं मुझे जाके दिखाना है कि मैं दुनिया का सुपर पावर हूँ और मैं किसी क्षेत्र में होके आ सकता हूँ? क्या आप इस बात को मानते हैं फिर? देखिएगा, मैं इस बात को मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो था, जब भी कहीं युद्ध होता था या कहीं भी उनकी डिग्निटी के ऊपर बात आती थी तो वो सीधा जाके युद्ध कर लेते थे। क्या अफगानिस्तान का देख लीजिए आप, एग्जाम्पल है। चाइना ने आज तक सीधे हमला कहीं नहीं किया, ना वो किसी युद्ध में गया। हाँ, वो ये पहला अर्थव्यवस्था 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 के नाम पे अर्थव्यवस्था है। था चाइना कि एक हाँ, व्यापारी की व्यापारी कंट्री कंट्री है। माना जाता है, तो वही एक ब्रोकर के रूप हाँ, में कि इसका माल हाँ, लेना और इसके माल को देना। हाँ, तो व्यापारी वाली ही बात है उसमें कि चाइना, यहाँ चाइना की सीधी सीधी सी ये कह सकते हैं कि उसकी कमजोरी साबित हुई है कि धमका ही सकते हैं। अमेरिका ने आए भी गया, चला भी गया, और उसके बाद अगर अब चाइना कोई एक्शन लेता है तो खाली दिखाने के लिए होगा कि हाँ देखो हमारे आसपास छोटे छोटे देश हैं, हमने एक्शन नहीं, लिया, पर ये लिया। नुकसान तो आम पब्लिक का होगा ना। इस नुकसान को भरपाई के लिए कहीं ना कहीं एक मानवता की यहाँ पे हार होगी, मानवता की शर्मसार होगी। अगर हम ये कहें दिनेश जी कि यहाँ पे युद्ध तो दो लीडर लड़ रहे हैं अपने आन बान शान के लिए, लेकिन उसमें जो पीसेगी वहाँ की जनता, जैसे यूक्रेन की जनता पीसी, उसी तरह शायद ताइवान की भी जनता पीसेगी। और जिस तरह के यूक्रेन में युद्ध हुआ तो खाद्यान्न की संकट पूरे दुनिया में फैल गई, उसी तरह शायद ताइवान में अगर युद्ध हो गया तो कहीं ना कहीं जो सेमीकंडक्टर का जहाँ बहुत बोड़ा एक हिसाब से कहते हैं ना कि खाद्यान्न या भंडार वो उस क्षेत्र में है, कहीं ना कहीं डिजिटलकरण कहीं ना कहीं रुक जाएगा। और आपसे मैं ये भी एक पूछना चाहूँगा कि जो
अन्य देश आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, अगर वो सेमीकंडक्टर उनको नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं 50 साल या 100 साल फिर से पीछे चले जाएंगे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये आज के टाइम पे जितना डिजिटलाइजेशन हुआ है और जिस तरीके से आगे पूरी विश्व ही आगे बढ़ रहा है, देखिएगा ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। बात करें अगर रसिया और यूक्रेन के युद्ध की, तो उस युद्ध का जो मूल पे जाएंगे आप तो ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो नाटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन कोशिश कर रहा था, जिसकी रसिया ईगो पे ले गया। ये कह सकते हैं कि उसे सुरक्षा का खतरा महसूस हुआ, तो खतरा। ताइवान वाला ऐसा नहीं है, वो ताइवान को अपना ही एक भाग मानता है, ना तो उसे उससे कोई खतरा है और ना ही उससे ऐसा लगता है कि यार ये किसी नाटो या इस टाइप की किसी चीज़ में एंट्री ले रहा है। तो इसका थोड़ा सा देखा जाए तो अलग है केस यूक्रेन के केस से। लेकिन यहाँ ये इसलिए मुद्दा हाईलाइट हो गया क्योंकि अमेरिका जो आया है अचानक से, और वो ताइवान की धरती पर कदम रखने के बाद वापस भी चला गया और चाइना कुछ नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। चाइना की साख पे कहीं ना कहीं बट्टा लगाया है और वो भी ये चीज़ समझ गया है कि खाली बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। और रही बात उसकी, तो वो युद्ध नहीं करेगा। चाइना जो इतना विकसित हुआ है और जितना आगे बढ़ा है, वो सिर्फ इसलिए बढ़ा है क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है। वो भी जानता है कि अगर उसकी तरफ से एक गलती हो गई तो जो सपना उसने देखा है 1948 के बाद से विश्व की महाशक्ति बनने का, वो सपना चकनाचूर हो जाएगा। और चाइना कहीं ना कहीं अपने सपने को पूरा करने के लिए हर कोई कोशिश अपनाता है, क्या है वो वन चाइना पॉलिसी हो या फिर उसे अपना एक ही कानून रखना हो या एक ही पार्टी हो, वो सिर्फ चाइना के बारे में सोचता है। तो वो ऐसा कोई एक्शन लेगा नहीं जिससे कि युद्ध की हालात हों, क्योंकि उसके आसपास पड़ोस जितने भी हैं वो अब तक जो हमने देखा यही देखा है कि वो सिर्फ बिजनेस करना जानता है, डेप्थ में फंसाता है छोटे छोटे देशों को। उन उनको देख के आप ये मत समझ जाइए कि विश्व शक्ति बन गया है कि किसी को भी झुका सकता है। श्रीलंका, पाकिस्तान या 2-4 अफ्रीकन कंट्री हैं, उनको देखते हुए नहीं कहा जा सकता कि ये चाइना बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। व्यापार कर रहा है, व्यापार करता रहेगा, धमकियाँ देता रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप देखते रहिएगा, भारत के साथ जब लद्दाख वाला केस हुआ था तो उस केस में भी यही था कि युद्ध होगा, युद्ध होगा। ये आपने भी देखा, हमने भी देखा है कि युद्ध के तो कुछ हालात नहीं थे, लेकिन हमारे सैनिकों ने उनको समझा दिया कि आप युद्ध और इन सब हरकतों को ना करें, व्यापार करें, उसमें ज़्यादा अच्छा है। तो आप इस केस में जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यापार अपनी जगह है, लेकिन चाइना जिस हिसाब से सुपर पावर बनना चाहता है, वहाँ पे केवल व्यापार से ही सुपर पावर नहीं बना जा सकता। वहाँ पे हथियार और धाक ये दिखाना पड़ेगा आपको कि कहीं ना कहीं मैं जो कहता हूँ वो करता भी हूँ। जैसे कहते हैं ना कि बादल बरसते हैं तो गरजते भी हैं और गरजते हैं तो बरसते भी हैं। ये भी दिखानी पड़ेगी चाइना को, तभी न कहीं वो सुपर पावर की स्थिति में आएगा। तो जो रसिया का साथ आज मिला है, उससे कहीं ना कहीं उसको आत्मबल बहुत बड़ा मिल गया, क्योंकि एक महा सुपर पावर रसिया एक समय में रह चुका है और उसके हथियार कहीं ना कहीं अगर चाइना के साथ आए तो दुनिया तबाह करने पे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पास जो न्यूक्लियर पावर है रसिया के पास, वो बहुत बड़ी मात्रा में है और बहुत छुपी हुई मात्रा में है। कहीं ना कहीं यूरोप और अमेरिका इसका साथ सामना ना कर पाए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दर्शकों को कि जो मेरे भाई साहब दिनेश जी जो मेरे साथ हैं, वो ये कह रहे हैं कि वार नहीं करेगा। मुझे तो ऐसा कहीं नहीं लगता कि वार नहीं करेगा। मैं तो ऐसा मानता हूँ, आज अभी भी थोड़ी देर पहले उसने एक जो 5 बैलिस्टिक मिसाइल उसने दागे भी हैं, कहीं ना कहीं ताइवान के क्षेत्र पे दागे हैं। और ये माना जा रहा है कि अगर किसी के क्षेत्र में दाग रहती है, वार का ही तो शुरुआत है। थर्ड वार को दिख रहा है, मुझे तो थर्ड वार दिख रहा है, आपको तो पता नहीं किस नज़रिए से आप देख रहे हैं चश्मा से, क्योंकि आपको लग रहा है कि व्यापार है। पर व्यापार तभी सुरक्षित है ना जब हम कहीं ना कहीं उस पर लोगों को ये बता पाए कि नहीं, मैं एक पावर हूँ और जो मैं बोलूँगा वो करोगे तब तो सुपर पावर होगा। चाइना सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है, वो अध्यक्षता करना चाह रहा है जिस हिसाब से अमेरिका अध्यक्षता करता है, उस हिसाब से। तो मैं आपकी बातों से यहाँ बिल्कुल असहमत हूँ कि वो वार नहीं करेगा। मैं डेफिनेटली ये कह रहा हूँ कि आने वाले 1-2 दिन 4 दिन में कहीं ना कहीं बदलाव की स्थिति आएगी और वर्ल्ड वार की तरफ दुनिया झुक रही है। और कहीं ना कहीं इससे जो हम जिस भारत देश में रह रहे हैं, इसका तय करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अमेरिका डेमोक्रेसी की तरफ झुके या पुराने दोस्त रसिया की तरफ झुके, क्योंकि रसिया चीन के साथ है। तो हमें तय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम किसके खेमे में जाएं। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मेरा कहना ये है कि आप जो कह रहे हैं कि रसिया ने आज सपोर्ट किया, ये तो चल ही रहा है। हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमें सपोर्ट करना। और यूक्रेन के युद्ध में चाइना ने किसको सपोर्ट किया था? रशिया को किया था। नहीं, चाइना ने बिल्कुल चाइना ने सपोर्ट नहीं किया चाइना था। ने खुल के बोला कि नहीं, चाइना ने हम बोला ही नहीं, रशिया के उसने साथ बोला हैं। नहीं, रसिया के साथ नहीं है। उन्होंने बोला कि जो रसिया कर रहा है ये मिलिट्री टेरिटरी है,
उन्होंने साथ या सपोर्ट की बात ही नहीं की थी चाइना ने, वो पीछे हट चुका था क्योंकि वो व्यापार पे उसको सैंक्शन लगने की डर थी। पर यहाँ पे बात उसकी खुद की साख की है। साख की बात ऐसी है कि ये जो चल रहा है ना, आप देखिएगा 2-3 दिन या 4 दिन या 10 दिन बाद, जितना मुझे लगता है, जितना मैंने एनालाइज किया है, कि ये सिर्फ कहने वाली बात है। रसिया और चाइना एक दूसरे को सपोर्ट आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 1-2 साल से कर रहे हैं, हो सकता है उससे पहले भी कर रहे हो, लेकिन ये सिर्फ सपोर्ट तक ही है आपस में। ये भी जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। अमेरिका अब तक छुपा हुआ चल रहा था यूक्रेन वाले पे, लेकिन इस बार जब उसको खुद पे आई उसमें, तो वो सामने आ गया। अब चाइना के ऊपर आई, अब देखना ये है कि चाइना उसको कितना अपने ऊपर लेता है नहीं लेता है। बैलिस्टिक मिसाइल उसने दागी हैं, आप खाली जगह पे दाग दें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। टेरिटरी का मतलब होता है कि उससे कोई जान माल की हानि। समुद्र है, आप अपना एक आपका टेरिटरी होती है, आप वहाँ दाग दीजिए, इधर चली जाएगी। अभी भारत ने गलती से एक मिसाइल दाग दी थी, तो माना भी कि गलती से दाग दी थी, वो पाकिस्तान की उसमें चली गई थी, लेकिन वो लास्ट में क्या हुआ कि यही हुआ कि गलती से हो गया था। तो उकसाने वाली हरकतें होती हैं, ये सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें अचानक से हो भी जा सकती हैं, टारगेट मिसमैच हो जाता है। नहीं, ये मिसमैच नहीं है, ये तो उसने सीधा बोला कि हाँ मैं दाग रहा हूँ और मैं तुम पे अटैक करने वाला हूँ। मिसमैच आप कैसे कह रहे हैं? आप लग रहा है कि बिल्कुल उदारवादी तरफ बढ़ रहे हैं और आप कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट पावर को लेके चल रहे हैं, डेमोक्रेसी। लेकिन जो चाइना आज अटैकिंग पावर में है, कहीं ना कहीं अमेरिका को जब ये धमकी दे रहा है कि आप मेरे टेरिटरी में अगर घुस रहे हैं तो मैं कहीं ना कहीं हवा में उड़ा दूंगा, और आप ये कैसे कह सकते हैं कि वार नहीं करेगा या वो मिसाइल नहीं दागेगा? देखिएगा, आपकी बात सही है, मैं यही तो समझा रहा हूँ कि वो प्रेशर की राजनीति कर रहा है। प्रेशर की राजनीति में तो सिर्फ धमकाया ही तो जाता है, एक्शन कम लिया जाता है। उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि शायद डर जाए, ये ना हो। अगर उसने जो बोला था कि आपका अगर जहाज या कोई आता है तो हम सीधा मिसाइल दाग देंगे, फिर हमें मत कहना, तो ये इस तरीके से तो उन्हें धमकी पहले ही दे दी थी। इससे अमेरिका अगर डर के बैठ जाता पीछे, तो अमेरिका की साख पे बट्टा लग जाता। कहीं ना कहीं चाइना को भी समझ में आ जाती चीज़ें, जैसे कि वो करता ही है, धमकी दे देता है और उसके बाद चुप बैठ जाता है, तो सामने वाला रिएक्ट नहीं करता है, तो चाइना की लगता है कि वो सुपर पावर है। पीछे लद्दाख वाला केस रहा हो जिसमें भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, और इस बार अमेरिका ने आके ये सिद्ध कर दिया है कि अगर आप पे पावर है और आप एक्शन ले सकते हैं तो आप लीजिए। खुल के चुनौती दे दी अमेरिका ने, तो खुल के बोल दिया है। अब भी अगर चाइना नहीं करता है तो आप ऐसी मान के चलिए कि सिर्फ खोखले धमकियाँ होती हैं और कुछ नहीं। इससे छोटे मोटे देश दब सकते हैं, लेकिन जो महाशक्ति है अमेरिका जैसी, वो नहीं दबेगी। और आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जैसे आज उसने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी है, मेरा तो पूरा मानना है कि कहीं ना कहीं चाइना इस पे एक्शन लेगा, क्योंकि उसके साख की बात आ गई और सुपर पावर बनना है तो कहीं ना कहीं आन बान शान की जो लड़ाई है उसे अमेरिका को चैलेंज एक एक्सेप्ट किया है, और उसे दिखाना पड़ेगा कि मैं किसी क्षेत्र में जा सकता हूँ जिस तरह अमेरिका आ सकता है। और जैसे अफगानिस्तान हो, इराक हो, जैसे अमेरिका जाके वहाँ पे वार कर देता है, उसी तरह चाइना भी वार कर सकता है। कहीं ना कहीं चाइना ये दिखाने की भरसक प्रयास करेगा, और ये कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत भी कर दी उसने मिसाइल दाग के, कि पहले ये दिखा रहा है, पहले वो देख भी रहा है कि दुनिया क्या रिएक्शन है, उसके पास दागा, फिर थोड़ी देर बाद आ गया। जैसे रसिया एक कुछ समय बाद यहाँ पहले कब्जा किया, फिर उसके बीच में गया, तो कहीं ना कहीं ये मैं ये देख रहा हूँ, या ये मेरा मानना है कि चाइना भी उसी के तहत है कि पहले उसके आसपास के क्षेत्र में मिसाइल गिरा के ये देखना चाह रहा है कि दुनिया का क्या रिएक्शन है, उसके बाद उसको डरा के धमका के पूरी तरीके से कब्जा करने की कोशिश में है। कि कहते हैं ना कि मौका मिले तो छोड़ो मत, तो शायद कहीं ना कहीं वो मौका अमेरिका ने दे दिया है। अभी तक जो शांति से स्थिरता से बनी हुई थी दक्षिण में एशिया में, वो कहीं ना कहीं उसको अमेरिका जानबूझ के अपने हथियार को बेचने के लिए ये सारी चीज़ें प्रोपेगेंडा है आज शुरू से अपनाता आया है, चाहे वर्ल्ड वार फर्स्ट हो, चाहे वर्ल्ड वार टू हो, और चाहे वर्ल्ड वार ये थ्री या शीत युद्ध में भी देखा जाता है बराबर। या कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि इन सबों के पीछे चाहे रसिया यूक्रेन का युद्ध हो कि कहीं ना कहीं ये डरे और दुनिया हमसे हथियार खरीदे, क्योंकि रसिया के जा रहे दुश्मन होंगे तो रसिया से कोई हथियार खरीदेगा नहीं। इसी तरह कहीं ना कहीं चाइना भी ये चाहेगा कि जब मैं यहाँ पे पावर में रहूँगा तभी तो मेरी एशिया में पैठ बनेगी या साख बनेगी। तो अगर मैं एक छोटे से देश ताइवान को भी नहीं कब्जा कर पाऊंगा तो फिर अन्य देश मुझसे क्या डरेंगे या क्या मानेंगे, जो कि कहीं ना कहीं चाइना भारत को आंख दिखाता है, जो कि इतना विशाल साम्राज्य और न्यूक्लियर पावर होने के बाद। तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं चाइना इस पर कड़ा एक्शन लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आने वाले 2-3 दिन में आप देख लीजिएगा उस पर युद्ध होके रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। बाकिया मैं चाहूँगा कि ऐसा युद्ध ना हो, कहीं ना कहीं मानव के समाज की हानि है, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है कि युद्ध होगा। दिनेश जी, मैं तो चाहूँगा कि युद्ध बिल्कुल ना हो, लेकिन फिर भी जो मेरा नज़रिया या जो मेरा तजुर्बा कहता है कि युद्ध कहीं ना कहीं ताइवान पे चाइना करेगा, लेकिन फिर भी मैं शांति स्थिरता चाहूँगा दुनिया में बनी रहे। और इसके तहत मैं ये चाहूँगा कि ठीक है, जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ज़्यादा अस्थिरता का माहौल या डर का माहौल ना बना के अपने अपने कामों में लगे रहे।
और अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम दोबारा आपको इस चीज़ों पे खबर जरूर पहुंचाएंगे आवाज़ के तहत। आप मेरे चैनल को देखते रहिए। और मैं दिनेश जी से भी चाहूँगा कि आप बताएं कि कहीं ना कहीं जो आप सॉफ्ट पावर बता रहे हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि आपकी बातें ही हों कि युद्ध ना के बराबर हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति होती है तो हम जनता को जरूर रूबरू कराएंगे इससे कि क्या सच है क्या गलत है, हर पल की खबर देते रहेंगे। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, हम भी यही चाहते हैं युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। और ताइवान पे हमला करेगा सिर्फ दिखाने के लिए करेगा, बाकी उसका वो जानता है कि वो उसको अपना ही एक पार्ट मानता है कि भाई ताइवान हमारा ही पार्ट है, वन नेशन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत। तो अपने ही लोगों को नहीं मारेगा, बाद में ये क्या दिखाएगा दुनिया को? ये दिखाएगा कि भाई ये ताइवान मेरा पार्ट नहीं था तभी तो मैंने मारा। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ दिखाने के लिए, अमेरिका को ये बताने के लिए कि आप चले गए देखो हम क्या करते हैं। इसके बाद अलावा कुछ नहीं है। और बाकी तो देखो गर्भ में छुआ है भविष्य की, क्या होना है क्या नहीं होता है, ये तो डिप्लोमेसी चलती रहती है, फॉरेन पॉलिसी चलती रहती है। और जैसा आपके साथ आज हमें इतनी जानकारी मिली, हम चाहते हैं कि आगे सही से चलता रहे। जी अपने जरूर, दर्शकों को मैं बताते मैं रहेंगे। जरूर बताऊंगा, चैनल के माध्यम से जरूर जनता को रूबरू कराऊंगा। इसके तले आवाज़ आप देखते रहिए, आवाज़ सच के तहत तक। नमस्कार।